बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है। वहीं पर जेडीयू, नीतीश कुमार, बीजेपी और एनडीए को भारी बहुमत, प्रचंड जीत की ओर एनडीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी तक के जितने भी रुझान आए हैं उन सभी रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त, भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं दोस्तों आप लोगों से आज तक चैनल की बात करूं तो आज तक चैनल के ऊपर जो अभी तक रुझान आए हैं उसमें एनडीए 198 सीटों की ओर बढ़ा। 198 का आंकड़ा आज तक चैनल वाले दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने 90 सीटों के ऊपर बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी ने 80 सीटों के ऊपर दोस्तों बढ़त बढ़ाई है। वहीं पर एलजेपी चिराग पासवान ने 21 सीटों के ऊपर बढ़त बनाई है। वो नीतीश कुमार जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव हो सकता है, नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, उनकी हेल्थ खराब हो चुकी है। वो नीतीश कुमार पिछले बार जितनी सीटें आई थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में लेते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी वापसी इन चुनाव में नीतीश कुमार की होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों जो महागठबंधन है उसके लिए बहुत बुरी खबर है। महागठबंधन इस वक्त मात्र सिर्फ 39 सीटों के ऊपर आगे है, मात्र 39 सीटों के ऊपर, जिसमें आरजेडी 30 सीटों के ऊपर आगे है, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों के ऊपर। ये वो कांग्रेस है जिसको 60 सीटें आरजेडी दे रही थी, उसके ऊपर भी ये कांग्रेस नाक भौं सिकोल रही थी, राजद से झगड़ा कर रही थी। उस कांग्रेस को 60 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही मिली हैं। और जो प्रशांत किशोर, जिनका बहुत ज्यादा शोर मच रहा था पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रशांत किशोर ने जितने ज्यादा इंटरव्यू इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे, इतने इंटरव्यू पूरे ब्रह्मांड में शायद ही किसी नेता ने दिए होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा हवा बनाई जा रही थी, लेकिन चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर की सारी हवा निकल गई। उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा दावा भी किया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी 24 सीटों से नीचे रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 24 सीटों का आंकड़ा यदि पार कर लेती है तो प्रशांत किशोर एक्टिव पॉलिटिक्स, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात कि बिहार में बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है, बदलाव निश्चित है। आपने 60%। हालांकि नेताओं की बात और कुत्तों की लात, इसका भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेने वाली बात का किस तरीके से जवाब देते हैं, अपने आप को किस तरीके से डिफेंड करते हैं।
अब दोस्तों अभी तक के रुझानों के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी एनडीए भारी बहुमत से बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरी बिहार के कुछ दोस्तों से बात हुई है, खास तौर पे उन दोस्तों से जो कि बीजेपी के विरोधी हैं, एनडीए के विरोधी हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। वो बेचारे अभी तक इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि महागठबंधन ये चुनाव हारा है। उनका ये कहना है कि अभी तक सिर्फ 2 से 4 राउंड की वोटों की ही गिनती हुई है। वो अभी 3-4 बजे तक का इंतजार करना चाहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अभी 10 से 11 राउंड के वोटों की गिनती बाकी है। अभी तक वो हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है, जो रुझान अभी तक आए हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो भी रुझान आए हैं, उनको देखने से एक ट्रेंड नज़र आता है कि सभी रुझानों के अंदर बीजेपी एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि 3-4 बजे तक जब सारे राउंड के वोटों की गिनती समाप्त हो जाए, सीटों के आंकड़े में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। हो सकता है कि एनडीए को जो इतनी बड़ी बढ़त नज़र आ रही है, इससे थोड़ी सी कम हो जाए, महागठबंधन थोड़ी सीटें और बढ़ा ले, लेकिन नतीजों में बदलाव होगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। रुझानों में जो ट्रेंड दिख रहा है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की एक बार फिर से बिहार के अंदर सरकार बनने जा रही है। अब बहुत सारे बीजेपी के समर्थक, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और राजद के विरोधी मुझे इस बात के लिए ट्रोल करें कि राजद बिहार के अंदर चुनाव हार गई है। उनसे मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि भैया, जो नतीजे अभी तक आए हैं उन नतीजों के मुताबिक मैं हार स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे हार स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक ना तो राजद वालों से है ना ही तेजस्वी यादव से है। लेकिन वैचारिक तौर पे यदि आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं बीजेपी की विचारधारा का विरोध करता हूं, बीजेपी का विरोधी हूं और राजद को मैं सपोर्ट करता हूं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूं या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। यानी जो भी बीजेपी के विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मेरा समर्थन रहता है। इसलिए मुझे हो सकता है कि बहुत सारे बीजेपी के समर्थक ट्रोल करें, लेकिन मैं ये बात उन सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि मैंने आज से लगभग एक हफ्ता पहले ही अपनी वीडियो के अंदर ये भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव तेजस्वी यादव हारने जा रहे हैं, राजद ये चुनाव हारने जा रही है, महागठबंधन चुनाव हारने जा रही है और एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए की ही सरकार बनेगी। यदि आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो 2-3 वीडियो पहले आप मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होगी, जाकर देख सकते हैं। उनमें मैंने भविष्यवाणी पहले ही की थी कि राजद ये चुनाव हारने जा रहा है। उस वक्त बहुत सारे मेरे साथी थे, यादव समाज के लोग थे, उन सभी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था और कुछ लोगों ने तो मुझे बीजेपी का दलाल, आरएसएस का एजेंट, नरेंद्र मोदी का सपोर्टर, इस तरह के विशेषणों से भी संबोधित करने का काम किया था, क्योंकि वो बेचारे ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे राजद का विरोध कर सकता हूं, कैसे मैं तेजस्वी यादव को हारा हुआ बता सकता हूं। हालांकि मैं तेजस्वी यादव का विरोधी नहीं हूं, ना तो मैं एनडीए का समर्थक हूं। मैंने उस वक्त जो भी बात कही थी वो बिहार की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए कहा था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं राजद का विरोधी हूं या फिर एनडीए के समर्थक हूं। बिहार की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए मैंने वो भविष्यवाणी की थी और आज मेरी वो भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा था, एक एक करके आज की इस वीडियो में हम उस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और इसी के साथ इसकी भी चर्चा हो जाएगी कि आखिर बिहार के अंदर जो महागठबंधन है वो इतनी बुरी तरीके से क्यों हार रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने पिछली वीडियो में जब राजद के हारने की भविष्यवाणी की थी तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से राजद की हार होगी, इतनी बुरी तरीके से तेजस्वी यादव की हार होगी। मुझे ऐसा जरूर लगता था कि राजद हारेगी, लेकिन ऐसा लगता था कि काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
जो नतीजे अभी तक आ रहे हैं उनके मुताबिक राजद बुरी तरीके से हार रही है, महागठबंधन बुरी तरीके से हार रही है और एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा भारी बहुमत लेती हुई एनडीए नजर आ रही है और एक बार फिर से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा खड़ा यह होता है कि आखिर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव महागठबंधन राजद के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो मेरी समझ में और मेरी जो राजनीतिक बुद्धि है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके मुताबिक राजद तेजस्वी यादव महागठबंधन के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, वो ये शख्स है। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर पिछले 20 सालों से राजद के हारने का सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव। 20 साल पहले भी लालू प्रसाद यादव ही सबसे बड़ा फैक्टर थे, आज भी लालू प्रसाद यादव ही सबसे बड़ा फैक्टर हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं लालू प्रसाद यादव की आलोचना कर रहा हूं, मैं सिर्फ एनालिसिस के तौर पे बता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव ही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी बिहार के लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होती आ रही है और अभी भी कामयाब हुई है कि यदि राजद की सरकार बन जाती है तो एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का शासन आ जाएगा। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, उसी तरीके से एक बार फिर से बिहार के अंदर जंगल राज आ जाएगा। ये बात एनडीए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी बिहार की जनता को बताने में कामयाब होती आई है और अभी भी कामयाब है। और बिहार के लोगों के अंदर खास तौर पे जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, उनके अंदर अभी भी लालू प्रसाद यादव का खौफ है। अभी भी वो मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को वोट देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी कीमत के ऊपर लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, राजद सत्ता में आए, तेजस्वी यादव सत्ता में आए। क्योंकि इतनी ज्यादा नफरत बिहार के लोगों के अंदर लालू प्रसाद यादव के प्रति भरी जा चुकी है कि वो लोग किसी भी कीमत के ऊपर राजद को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है लालू प्रसाद यादव। हाँ, कुछ गलतियां लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में जरूर की थी, इसके वजह से तेजस्वी यादव को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था। लालू प्रसाद यादव ने दलित पिछड़ों को बोलने का हक दिया था, दलित पिछड़ों को तथाकथित सवर्ण जातियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हक और अधिकार दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने यही सबसे बड़ी गलती की। क्या जरूरत थी लालू प्रसाद यादव को ऐसा कुछ करने की? उनको चुपचाप से अपना शासन चलाना चाहिए था। सामाजिक न्याय करने की आखिर उनको जरूरत ही क्या थी? क्योंकि जिन लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय किया, दलित समाज के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो दलित समाज तो लालू प्रसाद यादव का वोट कर ही नहीं रहा है। वो दलित समाज तो सारा का सारा चिराग पासवान की तरफ चला जा चुका है, वो जीतन राम मांझी की तरफ जा चुका है, वो आटे दाल चावल की वजह से बीजेपी की तरफ जा चुका है, वो नीतीश कुमार की तरफ जा चुका है। तो जिन लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय किया था, वही लोग लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं है। और सामाजिक न्याय करने के वजह से जो जातियां लालू प्रसाद यादव के विरोध में थी, वो तो पहले भी विरोध में थी, आज भी विरोध में है और शायद भविष्य में भी विरोध में रहेंगे। तो उनसे तो वोटों की उम्मीद करना बेमानी है। दूसरा कारण एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के परिवार की छवि। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में जो भी सामाजिक न्याय के नाम पर काम किया हो वो तो एक अलग बात है, जंगल राज की कहानी एक अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो परिवार की छवि है वो भी जनता के अंदर अच्छी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर सिर्फ आरोप ही नहीं है, बल्कि वो एक कन्विक्टेड है। उनको 32 साल की
सजा सुनाई जा चुकी है। 32 साल की सजा याफ्ता मुजरिम है लालू प्रसाद यादव। हालांकि अभी वो बेल के ऊपर बाहर हैं। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनके बेटे तेजस्वी यादव के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और परिवार के अंदर सत्ता को लेकर जो कश्मकश चलती रहती है, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, उनकी बहनें लड़ाई करते हुए नजर आती हैं। तो लालू परिवार के अंदर जो कश्मकश सत्ता को लेकर होती रहती है, खींचतान होती रहती है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के ऊपर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, यह मेरी नज़र में बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, तेजस्वी यादव की छवि। एक तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, दूसरा तेजस्वी यादव का कम पढ़ा लिखा होना। तेजस्वी यादव 9वीं फेल तेजस्वी यादव को कहा जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो 9वीं पास हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो दौर है, आज की जनता पढ़ी लिखी है, आज की जनता टेक्नोलॉजी में एडवांस है, आज की जनता जागरूक है। वो दौर जा चुका है जब आप कम पढ़े लिखे होने के बावजूद एक बड़ा नेता बन सकते थे। लेकिन आज की डेट में जनता अपने नेताओं का मूल्यांकन कई चीज़ों के आधार पर करती है। एक तरफ आप नीतीश कुमार को रखिए, एक तरफ आप तेजस्वी यादव को रखिए, दोनों की काबिलियत में ज़मीन और आसमान का अंतर आप लोगों को नज़र आएगा। एक तरफ जो तेजस्वी यादव हैं वो 9वीं फेल, हालांकि 9वीं पास वो मानते हैं। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं वो एक इंजीनियर है। इंजीनियर की उनकी एक पहचान है, एक पढ़े लिखे नेता के रूप में उनकी पहचान है। तो तेजस्वी यादव इस चीज़ के अंदर नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, और जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस चीज़ को उनके लिए मुद्दा बनाते हैं। लालू प्रसाद यादव के नाम की विरासत उनके नाम में जुड़ी हुई है, उसका भी उनको नुकसान होता है। अलावा जो मैं राजद तेजस्वी यादव के हार का कारण मानता हूं वो है बीजेपी के द्वारा अन्य जातियों के अंदर यादवों का डर दिखाना। आप सभी लोगों ने देखा दोस्तों कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने जो अन्य जातियां हैं उनके अंदर यादवों का डर दिखाने का काम किया। इसके अलावा जो मैं कारण मानता हूं वो खुद यादव जाति के लोग, जो राजद के यादव जाति के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है राजद के चुनाव हारने में। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि राजद के यादव जाति के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा अनुशासनहीनता दिखाते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव जी ने दमदहा में रैली के दौरान राजद के यादव कार्यकर्ताओं को डांट भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग ये जो सर के ऊपर हरा गमछा, हरा पगड़ी बांध लेते हो और बाइक से हुलरंग मचाते हुए चले जाते हो, इसका अन्य जातियों के अंदर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो मैं राजद के चुनाव हारने का कारण मानता हूं वो ये है कि राजद का सिर्फ मुस्लिम और यादव तक सीमित हो जाना। राजद को मुस्लिम और यादवों की पार्टी माना जाता है। यादव और मुसलमान खुलकर इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन अन्य जातियों को राजद अपने साथ नहीं जोड़ पाती है, जिसका खामियाजा राजद को चुनाव में हारना पड़ता है। इससे हम लोग सबक क्या ले सकते हैं दोस्तों? बिहार के अंदर यादवों की सबसे ज़्यादा आबादी है, मुसलमानों की भी आबादी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों का वोट राजद को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद दोनों का वोट बैंक अगर मिला दिया जाए तो 31% हो जाता है। 31% वोट बैंक होने के बावजूद राजद 20 सालों से चुनाव नहीं जीत पाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक राजद के साथ राजद को अन्य जातियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकती है। यादव और मुसलमानों के दम पे चुनाव जीतना जीत सकती है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुसलमान इनके वोट की कीमत समाप्त हो चुकी है।
इनके वोटों से अब ना तो किसी की सरकार बन रही है, ना तो किसी की सरकार गिन रही है। इन दोनों का रेलेवेंट पॉलिटिक्स के अंदर, इन दोनों के वोट का जो रेलेवेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए मेरा एक सुझाव अपने समाज के लोगों को है, हो सकता है आप में से लोगों को बुरा भी लगे, जैसा भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा दोस्तों ये मानना है कि यादवों का सबसे नुकसान ये हो रहा है कि यादवों की जो छवि है वो राजद और समाजवादी पार्टी का पिछलग्गू और गुलाम की बनकर रह गई है। और ये बात वोटों में भी हमें नजर आती है। यादव समाज के लोग बढ़ चढ़ के राजद और समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जिसके वजह से यादव समाज के लोग पॉलिटिक्स के अंदर अलग थलग पड़ जाते हैं। बीजेपी जानती है कि यादव समाज के लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं, इसलिए वो खुले तौर पे यादवों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है, यादवों के खिलाफ खुलकर बैटिंग करने का काम करती है। और राजद और सपा उन लोगों को वोट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सरकार नहीं बना पाते हैं। इसीलिए मेरा ये सुझाव है, मेरा ये मानना है कि यादव समाज के लोग एक बार अपने वोटों का बिखराव करके देखें, अपने वोटों को सभी पार्टियों में देने का काम करें। सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ राजद को देने से कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है, सरकार तो वैसे भी नहीं बन रही है, और ना बनने की वजह से यादवों के ऊपर समाजवादी पार्टी का, राजद का होने का एक थप्पा भी लग जाता है, जिसके वजह से यादव समाज के लोग राजनीतिक तौर पे अलग थलग पड़ जाते हैं। तो एक बार क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाए, यादव समाज के लोग कुछ बीजेपी को वोट करें, कुछ कांग्रेस को वोट करें, कुछ राजद को वोट करें, कुछ सपा को वोट करें, कुछ अन्य पार्टियों को यादव समाज के लोग वोट करें, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगे कि यादव समाज का वोट फ्लोटिंग वोट है। और फ्लोटिंग वोटर कोई भी होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी अपने पाले में लेने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यादवों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास नहीं किया है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से यादवों की तारीफ की थी, और बिहार के अंदर कई यादवों को बीजेपी ने टिकट भी दिए थे, यहां तक कि मध्य प्रदेश के अंदर तो मुख्यमंत्री ही बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद यादव समाज के लोग बीजेपी से नहीं जुड़ते हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने अब यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों के अंदर नफरत पैदा करने का काम किया है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि भाई हम कुछ भी कर लें, लेकिन यादव समाज के लोग हमें वोट देते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो रणनीति वो लोग मुसलमानों के लिए अपनाते हैं, अब वही रणनीति वो लोग यादवों के लिए अपनाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यादव समाज के लोग एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, अपने वोटों का बिखराव करें, अपने आप को फ्लोटिंग वोटर बनाएं, अपने आप को साइलेंट वोटर बनाएं। ऐसा करें कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि यादव समाज के लोगों का वोट किसे जाने वाला है। अभी हालात क्या हैं सब जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि बिहार के अंदर यादव समाज का वोट राजद को जाएगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान यादव समाज को हो रहा है। आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, और यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हों तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।